तीखे से, कुछ चटपटी चीजें, कुछ मिर्च मसाला, यदि जुज सही हो तो वे एक अलग किस्म का मजा दे जाते हैं। और हमारा ये पहला सत्र समर्पित है व्यंग को, जिसे विधा के रूप में स्थापित करने में निर्विवाद रूप से इस शहर के विश्व प्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी को बीज माना जाता है। आज हमारे साथ इस सत्र में दो विद्वान हैं, एक सांद्र अनुभवों से लबरेज है, जिनके पास एक लंबी उम्र का बड़ा गहरा अनुभव है, और दूसरे उभरते हुए नए व्यंगकार प्रिय अभिषेक जी हैं। आदरणीय कुंदन सिंह परिहार जी, आदरणीय प्रिय अभिषेक जी, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। मैं संजोली से निवेदन करूंगा कि अपने साथियों के साथ यहां मंच पर आए, और फाउंडेशन की तरफ से मैं आकृति जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आए। और हम लोगों ने हमेशा इनको अपने साथ देखा है, 5 से ज्यादा कहानी संग्रह और लगभग उतने ही व्यंग संग्रह। 1970 के दशक से औपचारिक रूप से छपना शुरू किया। लिखना की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, क्योंकि जैसा हंस में कहा जाता है, इन्होंने मुझे बिगाड़ा है, और साहित्य में लेखनी थामने को एक अच्छे तरीके का बिगड़ना बोला गया है। तो इन्होंने कहानी और व्यंग दोनों विधाओं को मेरे बीच में एक संतुलन बना के रखा। मैंने उनसे पूछा कि एक बड़ा गांभीर्य लिए हुए है और एक में तंज और कटाक्ष शामिल होता है, तो बोले वो तो स्वतः स्फूर्त होता है कि किसी घटना विशेष को देख के कभी मन में बात आती है कि ये व्यंग में ज्यादा अच्छे से निकल सकती है, कभी लगता है कि ये कहानी में ज्यादा अच्छे से निकल सकती है। तो एक किस्म से वैरायटी है आदरणीय कुंदन सिंह परिहार जी के पास। प्रिय अभिषेक जी जो ग्वालियर से आए हैं, लोक प्रशासन में परास्नातक हैं, बड़े गंभीर, बड़े दुरूह, बड़े कठिन और बड़े बोझिल से विषयों के साथ इन्होंने एमए किया। मगर कंट्रास्ट जैसा होता है और विरोधाभास जैसा होता है कि जिस व्यवस्था के वो अंग हैं, उसी व्यवस्था को निर्ममता से उधेड़ देने की सामर्थ्य भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पंगे लेते होंगे। संभाल के रहना, समय बड़ा कठिन है। और व्यंग एक ऐसी विधा है जिसमें कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, बोलते कुछ है, निशाना कहीं और होता है। जो अक्सर हम कहते हैं कि कुनैन की दवा शक्कर की परत में लिपटी हुई दिखने में मीठा मीठा होता है, कब ब्याज निंदा हो जाती है, कहाँ ब्याज स्तुति हो जाती है। तो आकृति जी कृपया हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें, और हम सुनते हैं इस व्यंग सत्र में इस कमान पर चढ़ा हुआ पहला तीर, जिसका संधान करेंगे। व्यंग पढ़ने का आदेश है तो पहले तो एक पुराना व्यंग पढ़ता हूँ और फिर एक नया। और बोर हो जाए तो बता दीजिएगा, छोटा कर देंगे। एक मैंने लॉकडाउन पे लिखा था कि हम लोगों के ये लेखकों को ऐसा लग रहा था कि जब लॉकडाउन हुआ है तो हम लिखेंगे और लोग घरों में खाली बैठे हुए हैं और धड़ाधड़ लाइक कमेंट्स आएंगे, हमारे लोग फुर्सत में है। पर ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ। जब हमने सोशल मीडिया पे लोगों की प्रतिक्रिया देखी तो उससे एक बात उपजी कि ऐसा हुआ क्यों। तो कोरोना के इस लॉकडाउन में एक बात बखूबी समझ आ रही है कि चुनाव संबंधी एग्जिट पोल क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों बड़े बड़े विद्वानों के भी अनुमान गलत हो जाते हैं। लॉकडाउन के संबंध में लेखकों का अनुमान था कि पाठक अब फुर्सत में हैं तो उनके लेख, कविताएं, कहानी अधिक पढ़े जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उल्टा पाठकों की संख्या कम हो गई। वजह, दरअसल लेखक पाठकों को पहचानने में भूल कर गए। भारत में पाठक वही है जिसको लिखने का अवसर ना मिला हो। लेखन फुर्सतियों का विलास है। वह पाठक है क्योंकि उसके पास लेखन के लिए आवश्यक ठलुआपन उपलब्ध नहीं है, और लॉकडाउन ने उसे वो वांछनीय ठलुआपन उपलब्ध करा दिया।
जो पहले केवल लेखकों के पास उपलब्ध था। संक्षेप में कहें तो लेखक ये देखना भूल गए कि पाठक भी तके बैठे थे। रस्किन बॉन्ड ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि भारत पर लेखकों की संख्या पाठकों से अधिक होने का खतरा मंडरा रहा है। ये व्यंग नहीं है, सच में रस्किन बॉन्ड ने इस बात को कहा था कि भारत में लेखकों की संख्या पाठकों से अधिक होने का खतरा मंडरा रहा है। मुझे लगता है कि भारत में पाठक थे ही नहीं, बस लेखक थे। उनमें से कुछ को लिखने का मौका मिल गया, कुछ को नहीं मिल पाया। हम भारतीय सदा से ही लेखन प्रिय रहे हैं। बात कुछ 2-2,500 साल पुरानी है। राजा का दरबार लगा हुआ था और राजा मंत्री में चर्चा चल रही थी। तभी वहां एक ऋषि आ पहुंचे। राजा ने मंत्री से पूछा, पड़ोसी राज्य से कोई हमारे आगे घुटने टेक दो टाइप की धमकी आई थी क्या? मंत्री ने कहा, हाँ आई तो थी। इस पर राजा बबूला हो गया, इतनी महत्वपूर्ण बात मुझे बताई क्यों नहीं? मंत्री ने कहा, डाक में रखवा दी थी, आपके सामने आई होगी। डाक बाबू को बुलाया गया। डाक बाबू ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास तो कोई चिट्ठी नहीं आई, यदि मंत्री जी ने मुझे दी हो तो पावती बताएं। फिर धीरे से डाक बाबू बोले, इतना महत्वपूर्ण पत्र था, उस पर कवरिंग लेटर लगाना चाहिए था, ऐसे ही दे दिया। क्लर्क मंत्री पर भारी पड़ता दिख रहा था। भरे दरबार में मंत्री की बेइज्जती होने लगी। मंत्री ने तैश में आके उस पत्र की अपने पास रखी दूसरी प्रति मंगवाई और कवरिंग लेटर लगाकर डाक बाबू को दी कि ले और मुझे लिख करके दे कि तूने ये पत्र प्राप्त कर लिया है। डाक बाबू ने लिख करके दे दिया कि मैंने ये पत्र प्राप्त कर लिया है। फिर राजा की ओर कातर दृष्टि से देखते हुए मंत्री से बोला, हुजूर आप बड़े अधिकारी हैं, कहीं भूल भाल गए तो मेरी आफत आ जाएगी। आप भी लिख करके दे दो कि मैंने आपको लिख कर दे दिया है कि जो आपने मुझे लिख कर दिया था वो मैंने प्राप्त कर लिया है। इतना बोलकर उसने फिर राजा की ओर कातर दृष्टि से देखा। राजा ने मंत्री से कहा, हाँ हाँ सही बात है मंत्री जी, तुम भी लिख करके दे दो इसे। अब वो ऋषि जो आए थे वो बहुत देर से ये सब सुन रहे थे। कोई भाव न मिलता देख करके भड़क गए और उन्होंने क्रोध में श्राप दिया कि राजन, राजसभा में उपस्थित एक ऋषि की उपेक्षा कर तुम लोग परस्पर पत्र लिखने में लगे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम लोगों का चित्त यूं ही लेखन में रमा रहेगा सदा। और बस तब से आर्यावर्त के लोग दनादन लिख रहे हैं। हमने पत्थरों पर लिखा, भित्तियों पर लिखा, भोजपत्रों पर लिखा, कागज पर लिखा, हमें जो मिला हमने उस पर लिखा, अब स्क्रीन पर लिख रहे हैं। लेखन हमारा प्रिय कार्य है और लेखन के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है। लेकिन ध्यान रहे, इस सम्मान लेखन के प्रति है, लेखक के प्रति नहीं है। अलिखित संविधान की परंपरा वाले ब्रिटिश जब भारत आए तो उन्होंने देखा यहाँ दो वाक्य सबसे ज्यादा चलते हैं। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, तो जब ब्रिटिश यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ दो वाक्य सबसे ज्यादा चलते हैं। पहला कहाँ लिखा है और दूसरा लिख कर दो। आप किसी से कहोगे भाई यहाँ मत थूको, पूछेगा कहाँ लिखा है। यहाँ मत मुंह तो, कहाँ लिखा है। ऑफिस टाइम पे आओ, लिख कर दो। एक गिलास पानी ले आओ, लिख कर दो। तो उन अंग्रेजों ने भारत में सब लिख डाला और बापू महात्मा गांधी से पहले तक के नेता अंग्रेजों का लिखा मानते भी रहे और अब बापू के बाद वाले भी मान रहे हैं। और जब हमें लिखने का मौका मिला तो हमने विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिख दिया। इतने लेखन प्रेमी हम। हमने पंचशील लिख दिया, शिमला समझौता लिख दिया, दिल नहीं माना तो लाहौर समझौता लिख दिया। वो तो मुशर्रफ तैयार नहीं हुआ, हम आगरा समझौता भी लिखना चाहते थे। हमारे लिए लिखना हर समस्या का हल है और ये तुरंत राहत देता है। किसी ने पूछा तुम्हारी पार्टी देश और देश के लोगों के लिए क्या करेगी? पार्टी ने घोषणा पत्र लिख दिया। लोग नाराज हुए कि तुम्हारी सरकार घोषणा पत्र का पालन नहीं कर रही है, सरकार ने श्वेत पत्र लिख दिया। लोग फिर नाराज हुए कि भाई श्वेत पत्र तो लिखा पर हालत तो बदली नहीं, सरकार ने श्वेत पत्र पे एक श्वेत पत्र लिख दिया। तब जाकर लोग संतुष्ट हुए। आगे भी लोग संतुष्ट रहे, इसके लिए सरकार ने एक प्रेम पत्र लिख दिया कि भाई आप विपक्षी दल में हो इसलिए असंतुष्ट हो, इधर आ जाइए। प्रेम पत्र पाकर उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिख दिया कि हम संतुष्ट होने के लिए पार्टी बदल रहे हैं। राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को लिख दिया। लिखा पढ़ी चलती रही। किसी ने अधिकारी से कहा, ये ऑफिस की बात है कि किसी ने अधिकारी से कहा कि आपके कर्मचारी ठीक काम नहीं करते हैं, मुझे शिकायत है। अधिकारी ने कहा ठीक है लिख करके दो। आप ऑफिस जाएंगे तो अधिकारी यही बोलेगा आपसे कि लिख करके दो। तो शिकायतकर्ता ने लिख करके दे दिया। अधिकारी ने कर्मचारी को लिख कर दिया कि किसी ने लिख कर दिया है कि आप ठीक से काम नहीं करते हैं,
3 दिवस में आप इस बारे में लिख करके दें ताकि हम फिर से कुछ लिख सकें। कर्मचारी लिख करके देता है, श्रीमान अमुक तारीख को अमुक बजे अमुक शिकायत करता आया, आपके पत्र क्रमांक फलाने से अमुक नियम अमुक परिपत्र डिमाके अधिनियम की धारा अमुक के अंतर्गत सहपठित धारा फलाने माननीय न्यायालय अमुक के अमुक विरुद्ध शासन EIR 1962 के न्याय दृष्टांत के तहत ये शिकायत झूठी है, नस्तीबद्ध किए जाने योग्य है, भवदीय और संलग्न 1 से लगायत 75 तक। अधिकारी कर्मचारी का उत्तर पढ़ के भाव विभोर हो गया। उसने कर्मचारी को बुलाकर उसका अभिनंदन किया कि जब तक ऐसे प्रतिभाशाली कर्मचारी हैं शासन का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। अब वह सरकारी बेतवाजी को आगे बढ़ाने के लिए कल्पना के सागर में गोते लगाने लगा। उसने भी आदेश परिपत्र नियम अधिनियम सब निकाल लिए और सरकारी अंताक्षरी शुरू हो गई। अधिकारी हा पर छोड़ता है, कर्मचारी तुरंत हल्कूराम विरुद्ध बंगाल राज्य पटकता है, फिर कर्मचारी सा पर छोड़ता है, अधिकारी सुनीता बाई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य घुमा करके मारता है। और हमारे न्यायालय का कुछ कम लिखाड़ है, लिखाड़ ही नहीं दयालु है, उन्होंने उदारता से रूलिंग्स लुटाई हैं। ये बड़ी बड़ी रूलिंग्स, हर किसी के मतलब की रूलिंग, सबके पास अपने अपने हित की रूलिंग। भारत में न्याय नहीं मिलता, रूलिंग मिलती है, क्योंकि न्याय मांगने वाला तो नीचे वाले की अदालत से ऊपर वाले की अदालत तक पहुंच चुका है। रूलिंग ही उसको सच्ची श्रद्धांजलि है, वरना कौन जानता केशवानंद भारती और गोलकनाथ को। तो व्यक्ति वकील साहब के पास पहुंचा, किसी दुकानदार की तरह वकील साहब ने उसकी बातें सुनी, फिर अंदर जाकर के उसके साइज की 10-12 रूलिंग निकाल रहा है कि लीजिए पसंद करिए, ये वाली रूलिंग नई आई है, इस वाली रूलिंग में बेंच बड़ी थी, ये वाली 5 जजों की रूलिंग है, ये 3 जजों वाली है, जो आपको पसंद आ जाए आप ले लीजिए। वकील ने, जो मुवक्किल था, उसने कहा कि ये 3 रूलिंग बहुत अच्छी लग रही है वकील साहब, ये 3 रूलिंग पैक कर दीजिए। वकील साहब ने लीगल साइज पेपर में तीनों रूलिंग बांध के दे दी। तो अधिकारी कर्मचारी अपने अपने मतलब की रूलिंग्स अपने तोड़ीर में रख करके घूम रहे हैं। जब मन हुआ कलम के धनुष पर चढ़ाई और दे मारी। अच्छा, इन सब के बीच हम भूल गए एक व्यक्ति था जो कार्यालय में शिकायत करने आया था। उसका क्या होता है, वो क्या कहता है जब हम कार्यालय में शिकायत करके घर पे आते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या कराए, तो व्यक्ति कहता है कि लिख के दे आया हूं साले के खिलाफ, अब पता चलेगा। उनका बॉस बोला लिख कर दीजिए। हमने कहा डरते क्या लिखने से, ये लो। शिकायत करता लिखने मात्र से गर्व से भर गया है। उसे वही संतुष्टि मिल रही है जैसी देशवासियों को किसी समस्या के लिए कानून बन जाने के बाद मिलती है। वह अपनी समस्या को उसी तरह से भूल चुका है जिस तरह किसी जुलूस में आए हुए लोग ज्ञापन देकर अपनी समस्या को भूल जाते हैं। एक राज्य में, मैं राज्य का नाम नहीं ले रहा हूं, एक राज्य में अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे, पता नहीं कहां बैठे थे, इस मांग के साथ कि हमारी नौकरी पक्की की जाए। विपक्षी दल के नेताजी ने कहा हम सत्ता में आए तो आपकी मांग पूरी करेंगे, हमें वोट दीजिए। अतिथि शिक्षकों ने कहा यह बात लिख करके दीजिए, तो नेताजी ने लिख करके दे दिया। जब सरकार बनी तो उन मास्टरों ने कहा कि हमारी मांग पूरी करो, आपने लिख करके दिया था। नेताजी जो मंत्री जी थे उन्होंने कहा लिख कर तो दिया था, पर ये बताओ कि ये कहां लिख कर दिया था कि हम जो लिख कर दे रहे हैं उसका पालन करेंगे। मतलब अतिथि विद्वानों को चक्कर आ गए। तो नेताजी ने कहा मतलब ये कि जब तुम शपथ पत्र लिखते हो तो क्या लिखते हो कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं मेरा निवास ये है, मेरी शिक्षा ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, और उसके नीचे हस्ताक्षर करते हो। और फिर शपथ पत्र के नीचे एक और लाइन लिखते हो कि मैंने जो ऊपर लिखा है वो सब सही है, और फिर अपने हस्ताक्षर करते हो कि नहीं? कि हाँ करते हैं। तो ऐसे ही हमने कब लिख करके दिया कि हम जो लिख करके देना उसका पालन करेंगे। उसके बाद अतिथि मास्टर ने मंत्री जी को छोड़कर अपने यूनियन के नेताओं को पीटा कि साला जब इतना लिखवाया था तो ये जरा सी बात और लिखवा लेते कि हम जो लिख करके दे रहे हैं हम इसको पूरा करेंगे। तो इतने लेखन प्रिय हैं हम। बच्चा पेपर देने जा रहा है, माँ बाप उससे कह रहे हैं कि पूरी कॉपी भर करके आना। बालक आज्ञाकारी है, वह कॉपी से कॉपियां बांध रहा है, उसको उत्तर से अधिक सुतली की चिंता है। प्रश्न आया है आरबीआई क्या है, इसके कार्य लिखिए। वह पीछे बैठे अपने मित्र से खुशफुसाता है कि बस एक लाइन बता दे, बाकी तो मैं लिख लूंगा पूरी। बालक उस देश का सच्चा सपूत है जहां बड़े बड़े भाष्यकार हुए। उसे बस अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि जैसा एक सूत्र चाहिए, बाकी भाष्य तो वह लिख देगा।
पीछे बैठा मित्र कहता है कि अरे यार वही जो बैंकों को कंट्रोल करता है वही होता है आरबीआई। बालक शुरू करता है, भारत एक महान देश है, यहाँ समय समय पर महान संस्थाओं की रचना की गई है, संस्थाओं से ही व्यक्ति का अस्तित्व है। जिस प्रकार यदि नियंत्रण ना हो तो व्यक्ति उच्च श्रृंखल हो जाता है, उसी तरह नियंत्रण ना होने पर बैंक भी उच्च श्रृंखल हो जाते हैं। महावीर स्वामी ने नियंत्रण पर विशेष बल दिया है। जिस तरह बैंक हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, उसी तरह आरबीआई बैंकों को नियंत्रित करता है। और लिख करके अंत में वो लिखता है, अतः आरबीआई का देश के विकास में महान योगदान है। 7 पृष्ठ का भाष्य लिखकर वह संतोष का अनुभव करता है। एक शब्द को 1000 शब्दों के उत्तर में बदलना कोई हमसे सीखे। 3 घंटे में कॉपियों का अच्छा गट्ठर बन जाता है। कॉपी अब जांचने वाले के पास पहुंच जाती है। जांचने वाले भी उदार हैं, वे कॉपियों को तौल कर अंक देते हैं। बालक पास हो जाता है, बालक पास हो जाता है। अब वो पीएचडी करेगा। एमए करने के बाद पीएचडी करना उसी तरह जरूरी है जिस तरह पजामा पहनने के बाद नाड़ा बांधना। नाड़े की तरह पीएचडी भी हमारी संपूर्ण अर्जित शिक्षा को संभालती है, कमजोरियों को छुपा कर रखती है। कोई कुछ पूछे उससे पहले आप बता देंगे भाई मैं पीएचडी हूँ, वो कुछ नहीं पूछेगा। लोग दनादन पीएचडी लिख रहे हैं, टाइपिंग की दुकानें गुलजार हैं। तो निष्कर्ष ये है कि लोग भरे बैठे थे, शाम को ऑफिस से थक कर आते थे तो देखते थे कि लेखक महोदय ने फिर कुछ लिख दिया है। धैर्य से थोड़ी चाय थोड़ी दारू के साथ जो कुछ लिखा है उसको गटक जाते थे। जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन हुआ, बस लोगों ने कहा साले बड़े लेखक बनते थे, अब हम बताते हैं हम पर क्या बीतती है। ये लो हमारी कविता, ये लो हमारी कहानी, ये लो हमारी गजल और ये लो व्यंग। और देख क्या समझे। तो लेखकों को अब पाठक बनकर समझ आ रहा है कि उन्होंने जनता का कितना उत्पीड़न किया है। इसलिए लेखकों को समय समय पर अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना चाहिए और मिच्छामि दुक्कड़म का पाठ करते रहना चाहिए। मिच्छामि दुक्कड़म। अब ये स्वीकृत हो गया है कि पढ़ा जा सकता है, तो पढ़ रहा हूं मैं। और वही बात कहूंगा, बोर हो तो बता दीजिएगा, वहीं पे उसको काट देंगे। अच्छा, शब्दों का इतना प्रभाव होता है कि मैं भी ट्रेन में आ रहा था तो मैं कोई तैयारी कर रहा था, लिख रहा था, तो एक सामने एक युवा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, क्या कुछ एग्जाम आपका। मैंने यार एक साहित्यिक कार्यक्रम है उसमें जा रहा हूँ, एक गोष्ठी है उसमें जा रहा हूँ, तो होगा कुछ अपना सुनने। फिर मैंने कहा वहाँ असल में एक स्टैंड अप करने जा रहा हूँ। तो इसने अपना काम बंद कर दिया। अच्छा सर आप स्टैंड अप करेंगे, वहाँ कैसे करेंगे। तो शब्दों का प्रभाव है। तो ये जो आमंत्रण मिला और उसके बाद में ये सब जो कुछ भी हुआ, तो व्यंग बेसिकली मैंने जो अनुभव किया कि व्यंग कोई मुझसे पूछा भी था किसी ने कि आपके व्यंगकार बना जा सकता है कि नहीं, तो मैंने कहा नहीं, व्यंगकार बनने के लिए वही मतलब पैदा होता है व्यंगकार। वो दृष्टि में आपकी वो प्रॉब्लम होती है कि आप वो चीज़ें देखते हैं और थोड़ा सा व्याकरण आता है तो आप उसको लिख देते हैं। तो जब लेखन प्रारंभ किया था तो सामान्य लेखक की तरह पुस्तक छपने से लेकर साहित्य का नोबेल मिलने तक सभी दिवा स्वप्नों से हम गुजरे। उसी तरह से था कि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अगर किचन में जाकर के चाय बना दे, सैंडविच बना दे, तो उसे लगता है कल तक मैं संजीव कपूर बस अब बनने ही वाला हूँ और मैं बहुत माहिर हो चुका हूँ। तो उस दौर से हम भी गुजर रहे थे। लगता था कि किताब आएगी, अपनी भी वरिष्ठ साहित्यकारों का आशीर्वाद था कि हाँ बेटा लिखो। तो जैसे ईंट ईंट जोड़ते हैं तो व्यंग व्यंग जोड़ जोड़ करके सोचा कि एक अपनी किताबों का मकान खड़ा कर लिया जाएगा। और बस बिल्कुल देरी पे हैं, 15-20 व्यंग हो गए। अपने को राइटर बनने, साहित्यकार और बड़ा लेखक बनने से कोई भी माइकल हाल रोक नहीं सकता। ये सब तब चल रहा था जब सोशल मीडिया आया नहीं था। तो जब सोशल मीडिया आया तो दृश्य साहित्य के पीछे का जो अदृश्य साहित्य संग्राम था वो भी दृश्य हुआ। हम लोगों को ये दिखने लगा कि ये जो साहित्य की दुनिया है बाबू, बड़े धोखे हैं इस राह में, तो थोड़ा धीरे धीरे संभल करके चलना होगा। मतलब वामपंथ दक्षिणपंथ से लेकर के कटिंग चाय के पैसे तक हमने बड़े बड़े साहित्यकारों को एक दूसरे से उलझते देखा। एक वरिष्ठ व्यंग्यकार ने दूसरे वरिष्ठ व्यंग्यकार के बारे में बताया कि मैं जब भी बाल कटवाने जाता था तो ये भी पहुंच जाता था कि थोड़ी कल मैं सेट करा लूं, और ऐसा करके साला पूरे बाल कटवा लेता था।
और इसका बिल मुझे नहीं देना पड़ता था। तो दूसरे ने कहा था तू भी तो कटिंग चाय के बिल के लिए 1000 का नोट निकालता था हमेशा, मुझे तो लगता है तेरे पास केवल 1000 ही रुपए थे और चाय के पैसे हमेशा हमें देने पड़े। तो ऐसी अनेक हृदय विदारक लड़ाइयाँ हमने देखी, एक से एक मर्यादा मार्तंड, भाषा भास्कर, अपने अपने अखाड़ों के महामंडलेश्वर, मतलब जबलपुर अखाड़ा, भोपाल अखाड़ा, जयपुर अखाड़ा और पटना अखाड़ा, और उनके साथ में उनके बहुत सारे शिष्य, और हम सब ये लड़ाइयाँ अपनी वॉल, जो फेसबुक वॉल है उसके पीछे से छुप करके देखते थे डरे से में। तो हमने कहा कि गुरु साहित्यकार तो बनने जा रहे हैं और लेकिन साहित्यकार बनने के लिए गैंग ज्वाइन करो, एक गैंग, मतलब साहित्यकारों में लड़ाइयाँ नहीं होती, यहाँ पे तो मैंने देखा गैंग वॉर होती है। तो आपको किसी की गैंग में ज्वाइन करना है, किसी का शिष्य बनना है, ये तो बड़ा कठिन है ये सब। और वो सब देख करके हृदय विरक्त हो गया, माया मोक्ष के प्रश्न दिमाग में आने लगे कि सब क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या है, छोड़ो किताब नहीं लिखते, और ये गुटबाजी खेमेबाजी में कौन जाएगा, ऐसी फेसबुक पे लिखते रहते। फिर एक दिन आयोजकों का मेल आया मेरे पास में, और उसमें लिखा था कि हम आपको आमंत्रित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं, आपको वातानुकूलित 2य श्रेणी का किराया देंगे, बढ़िया होटल में रुकवाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, और सबसे बड़ी बात भोजन भी करवाएंगे। तो मैंने वो व्यंग वो पढ़ा मेल, और सबसे पहले आया मेरे दिमाग में आया कि अब तो साला मैं जम के गुटबाजी करूँगा, और खुदा ना खास्ता कहीं, मतलब मैं ये व्यंग है ये, मैं इसको आप लिटरली मत लीजिएगा कि कहीं अगर संस्था ने लिफाफा भी दे दिया तो मैं तो लड़ मरूंगा, फिर उस संस्था के लिए कोई उंगली उठेगी तो मैं उसकी हाथ भी तोड़ दूंगा। तो यहाँ से वो शुरू हुआ, मतलब वो मेल क्या था, एक लेखक के लिए वो परिकथा जैसी थी, लिखा था कि आपको आमंत्रित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। मैंने खुद से कहा कि ये पहली बार है कि लोग व्यंगकार को बुलाते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं, वरना लोग व्यंगकार को भगाते हुए गौरव का अनुभव करते हैं। तो जिसमें बहुत सारी अविश्वसनीय किंतु सत्य बातें लिखी थी, जैसे कि वही मैंने बताया आपको, वातावरण की डिब्बा होगा और घुमाएंगे फिराएंगे, होटल में रुकाएंगे, और सबसे बड़ी बात खाना देंगे। मतलब कोई बच्चे को जैसे सेंटा क्लॉज अपनी स्लेज पे बिठा करके ले जाए कि आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, उस तरह की वो फीलिंग मुझे उस पत्र को पढ़ते हुए आई। और पत्र को पढ़ने के बाद पहली बार मेरी घरवाली ने मुझे सीरियसली लिया कि नहीं तुम कुछ कर रहे हो। मैंने कहा ये देखो ये मुझे मेल आया है कि इसमें मुझे बुलाया गया है, तो उनका नहीं तुम, मुझे लगता है कि तुम टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो, कुछ अच्छा से कर रहे हो। फिर ये सब चल ही रहा था, इतनी खुशी क्या कम थी कि एक दिन आयोजकों का एक संदेश आया कि आप अपना परिचय भेज दीजिए, हमें प्रचार सामग्री के लिए उसकी आवश्यकता है। तो मैंने कहा परिचय ये भी होता है क्या परिचय, तो सोचता रहा क्या परिचय था। मैं आप लिख देना कि बचपन में मगरमच्छ के साथ खेलते थे, तो और मैंने लिख देना कि हिमालय पे तपस्या वगैरह की। तो आयोजक बोले और वो बचपन में चाय वगैरह, वो भी लिख देना है, जब सब लिख रहे तो वो भी लिख देना। तो फिर आयोजक भी शाते ना बोले अच्छा ऐसा करो आप सब तो हम लिख देंगे, आप अपनी डिग्री भेज दो जरा, हम वो भी वेरीफाई करवा लेते हैं। तो मैंने कहा होशियार हैं ये लोग। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा संदेह मुझे शुरू हुआ कि 15 मिनट की डकर जो कठिन है उसका अनुभव हुआ। फिर मैंने संस्था का पोस्टर देखा कि 10 कवि बुलाए गए हैं और 2 व्यंग्यकार, मतलब एक व्यंग्यकार पर 5 कवि। तो मुझे लगा कि ये साहित्यिक कार्यक्रम कम और व्यंग्यकारों को घेर कर पीटने की योजना ज़्यादा मुझे मालूम पड़ रही थी। मैंने कहा आऊँगा पर मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, मुझे जान का खतरा है कवियों से। तो संस्था ने कहा कि अपना अपना देखो, सुरक्षा हम नहीं देंगे, जाल तो वो पहले फेंक ही चुके थे, होटल और वो बढ़िया खाना। तो मैंने कहा यार अब तो फंस गए। मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, कुछ कट्टा वट्टा अगर हो तो उपलब्ध करा दे। तो वो बोला कि कहाँ जा रहे हो? मैंने जबलपुर जा रहा हूँ। बोले कट्टे की क्या यार, कट्टा दारू गांजा अपने प्रदेश में जितना चाहो जहाँ चाहो उपलब्ध होता है, वहाँ जबलपुर में उपलब्ध करा दूंगा। मैं ठीक है यार करा देना। बोले वहाँ जा रहे हो यार, कवि सम्मेलन में जा रहे हो तो कुछ तैयारी वैयारी कर ली है? मैंने कहा हाँ तैयारी कर ली। बोले क्या तैयारी की? मैंने कहा वही जो सब करते हैं यार। क्या मतलब फेशियल करा, कटिंग शेविंग थे, अपना नए कपड़े खरीदे, ये सब कर लिया है। बोले कविता, कविता की क्या आवश्यकता है, कविता भी सुनानी पड़ती है क्या? मैंने कभी सुना नहीं है ऐसा। बोले नहीं यार कविता वविता लगे ना, अरे यार आजकल कवि सम्मेलनों में चुटकुलों से काम चल जाता है, देखो कितनी देर से सुना रहा हूँ मैं, मतलब सुनना। तो फिर मैं अपनी आशंका की आपसे बात कर रहा था, तो मतलब इसमें देखा कि ओपन माइक भी है। अच्छा ओपन माइक शब्द जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा याद आ जाती है। मतलब मेरे तो ओपन माइक का मतलब है कि माइक को ओपन करो और चालू हो जाओ।
तो मैं आया तो मैंने सबसे पहले यहाँ भागने वागने के रास्ते देखे, मैंने कहा इतने सारे कवियों के बीच में मुझे बिठाया गया और सर भी नहीं आए थे, तो बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा था उस समय। फिर आपको देखा तो थोड़ा राहत मिली कि नहीं, 2 व्यंग्यकार अब हो गए हैं, तो अपने को जो है सुरक्षित रहेंगे हम। तो जब इन्होंने क्या, जब सोशल मीडिया पे आप प्रचार देखेंगे तो कवियों की फोटो है और सामान्य फोटो बनाई है, सभी के पर्चे लिखा है, और व्यंग्यकारी की फोटो के साथ में उड़ता हुआ तीर बनाया हुआ ऊपर। मतलब ठीक है, हम जानते हैं कि हम क्या कार्य करते हैं, पर आपको याद दिला रहे हो कि हम उड़ता तीर पकड़ते हैं, हम जानते हैं, तो हमें इसको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है आपको। मतलब पहले क्या था कि इस कार्यक्रम में आदरणीय ज्ञान चतुर्वेदी जी का भी चल रहा था कि आएंगे, और ज्ञान रंजन जी का भी चल रहा था, तो फिर बाद में पता चला कि ज्ञान चतुर्वेदी सर नहीं आ पा रहे हैं, तो मैंने कहा मेरा ज्ञान आधा रह गया अब। फिर अभी पता चला कि ज्ञान रंजन सर भी नहीं आ पाए, तो लोग कहते हैं ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, तो आयोजकों को ऐसी चुनौती नहीं लेनी चाहिए थी। ज्ञान जो है मतलब जो आधा था वो भी, उससे भी मैं हाथ धो बैठा हूँ। तो जब मुझे पता चला कि ज्ञान रंजन जी और ज्ञान चतुर्वेदी आ रहे हैं, तो अपनी तो वही हालत, भाग के गए, हमने कहा भैया 2 ज्ञान रंजन सर की किताबें, 2 ज्ञान चतुर्वेदी किताबें, तो क्योंकि मतलब ऐसी हालत कि एग्जाम है और अपने को एक दिन पहले पूरी सारा कोर्स तैयार करना है, तो अपने पढ़ी जल्दी जल्दी ज्ञान रंजन की कहानियाँ पढ़े, मिलेंगे तो उनको बता दूंगा कि भाई मैंने आपका ये पढ़ा है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। और ज्ञान चतुर्वेदी सर का भी 12मासी नरक यात्रा वगैरह पढ़ी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि जो यूनिट सबसे ज्यादा पढ़ी आई नहीं एग्जाम में, तो इतनी मेहनत, पूरी मेहनत मेरी व्यर्थ। खैर फिर भी बहुत अच्छा आयोजन है। मैं संस्था के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ कि वे अच्छे साहित्य को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया गया है, इसलिए कार्यक्रम बहुत उच्च स्तरीय बन गया है। अगर मुझे नहीं बुलाया गया होता तो मैं भाई भतीजावाद और गुटबंदी का आरोप लगाता, कहता है कि अच्छे मतलब ये साहित्य को नहीं बचा रहे लोग, और मैं कहता कि मैं कोई मंच का माइक का भूखा नहीं हूँ, मैं केवल अच्छे साहित्य को बचाना चाहता हूँ। दूसरी चुनौती ये थी कि मैं कितना पढ़ूं, तो मैंने कवियों की सूची देखी, मैंने कहा कि मैंने जितने कवि पढ़े हैं सभी को पढ़ता हूँ। मैं फेसबुक पे भले ही जुड़ा भी नहीं हूँ, उनकी वॉल पे जा जाके पढ़ता रहता हूँ, और गीत सर की तो सामने आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, इतने लोकप्रिय हैं वो। तो मैंने जितने मैंने पढ़ा है उसका 1/100 समय तो मैं व्यंग पढ़ूंगा, याद मुझे मौका ये प्राप्त हुआ है। तो इस हिसाब से मैंने 3 दिन सोचा कि मैं 3 दिन लगातार व्यंग पढ़ूंगा। मैंने बोला तो बोले नहीं, कार्यक्रम तो 2 ही दिन का है, और फिर लोगों को पता था, मैंने आज शाम को ही मेरा टिकट भी करा दिया। तो मतलब वो भी मेरा जो वो था वो तब खत्म हो गया। पहले मैंने सोचा मैं पुलिस पे व्यंग करूंगा, फिर रास्ते में 2-3 पुलिस वाले दिखे तो मैंने अपना विचार बदल दिया कि काय को यार पुलिस पे व्यंग करना। फिर सोचा था कि प्रशासन पे व्यंग करूंगा, तो इन्होंने पहले ही तरुण भटनागर सर की फोटो छाप दी थी इसमें कि सोचना ही मत उसके बारे में। और नेताओं पे व्यंग करना तो आजकल मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो एक व्यंग्यकार के लिए सबसे सुरक्षित यही है कि वो खुद पर व्यंग कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। समान रूलिंग का तीर हर ले हम सब लोगों के मन की पीर, और इस वृहद आयोजन का शब्दों से इस प्रिय ने अभिषेक कर दिया। अब आइए अगले चरण में चलते हैं। तपे हुए स्वर्ण की चमक और साहित्य के सुवर्ण की आभा का मंडन करने के लिए हम सुनते हैं आदरणीय कुंदन जी को। नई पीढ़ी के व्यंग्यकार अभिषेक जी से 2 रचनाएं सुनी, बहुत अच्छा लगा। नई पीढ़ी की समझ हम लोगों से आगे की है। हम लोग तो 70 के समय से लिख रहे हैं। धर्मी साप्ताहिक हिंदुस्तान से शुरुआत हुई, व्यंग्य और कहानी दोनों ही एक साथ लिखे, तो अपने नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश की। उसी में से एक रचना पहले पढ़ता हूँ। शीर्षक है व्यवस्था का सवाल।
शादियों में आप जानते हैं बहुत सी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन एक व्यवस्था है जो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो नहीं हो तो फिर शादी का रंग जो है वो ख़ास तौर से बारातियों के लिए फीका हो जाता है। तो उसी पर मैंने लिखा, सुने, रज्जू पहलवान के सुपुत्र की बारात 200 किलोमीटर दूर एक कस्बे में गई। लड़की के बाप ने अच्छा इंतज़ाम किया। वैसे भी सभी लड़कियों के बाप उनकी शादी के वक्त अपनी जान हाजिर कर देते हैं। उसके बाद भी सारे वक्त उनकी जान हालत में अटकी रहती है। रास्ते में 2 जगह लड़की के चाचा मामा ने बारात के स्वागत का इंतज़ाम किया, नाश्ता पानी पेश किया, काजू किशमिश के पैकेट भेंट किए, पान मसाला के पाउच हाजिर किए। समझदार लोगों ने काजू किशमिश के पैकेट जेब में खोस लिए कि बारात से लौटकर बाल बच्चों को देंगे। बारात संतुष्ट होकर आगे बढ़ी। बारात लड़की वाले के घर पहुंची तो वहाँ भी भरपूर स्वागत हुआ। रुकने टिकने की व्यवस्था माकूल थी। सेवा के लिए सेवक और घर के लोग मुस्तैद थे। धोबी, नाई, पॉलिश वाला अपनी अपनी जगह डटे थे। मुंह से निकलते ही हुक्म की तामीली होती थी। सब जगह इंतजाम चौकस था, कहीं भी खामी निकालना मुश्किल था। रात को वरमाला के बाद सब भोजन में लग गए। तभी वधू पक्ष को सूचना मिली कि वर पक्ष के कुछ लोग भोजन के लिए नहीं पधार रहे हैं, शायद नाराज है। लड़की के चाचा चिंतित बारात के डेरे पर पहुंचे तो पाया कि वर के चाचा सिर के नीचे कोहनी धरे लंबे लेटे हैं और उनके आसपास 5-6 सज्जन अति गंभीर मुद्रा धारण किए बैठे हैं। लड़की के चाचा ने हाथ जोड़कर कहा, भोजन के लिए पधारे? उनकी बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। लड़के के चाचा छत में आंखें गड़ाए रहे और उनकी मंडली मुंह पर दही जमाए बैठी रही। लड़की के चाचा ने दोहराया, चला जाए। अब लड़के के चाचा ने कृपा करके अपनी आंखें छत पर से उतार कर उन पर टिकाई, फिर उन्हें सिकोड़ कर बोले, आप मजाक करते हैं क्या? लड़की के चाचा घबरा कर बोले, क्या बात है, क्या हुआ? वर के चाचा आंखें तरेर कर बोले, होना क्या है, आपकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। लड़की के चाचा परेशान होकर बोले, कौन सी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था रह गई? लड़के के चाचा की नजर वापस छत पर चढ़ गई। वहीं टिकाए हुए बोले, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एक कमी हो तो बताए। उनकी मंडली भी भिनभिनाकर बोली, सब गड़बड़ है। वधू के चाचा और परेशान होकर बोले, कुछ बताएं तो। वर के चाचा फिर उनकी तरफ दृष्टिपात करके बोले, आप तो ऐसे भोले बनते हैं जैसे कुछ समझते ही नहीं। हम घंटे भर से यहाँ लेटे हैं, लेकिन कोई पूछने आया कि हम क्यों लेटे हैं? लड़की के चाचा झूठी हंसी हंसकर बोले, हम तो आ गए। वर के चाचा हाथ नचाकर बोले, आपके आने से क्या फायदा, जब कोई व्यवस्था ही नहीं है तो क्या मतलब? लड़की के चाचा ने विनम्रता से कहा, हमने तो व्यवस्था पूरी की है। वर के चाचा व्यंग्य के स्वर में बोले, दरअसल आप ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। आप सोचते हैं कि आपने जो कर दिया उससे बाराती खुश हो गए। असलियत ये है कि बारातियों में 10 तरह के लोग हैं। किसको क्या चाहिए या आपको क्या मालूम? जिसे दूध पीना है उसे पानी पिलाएंगे तो कैसे चलेगा? मंडली ने सहमति में सिर हिलाया। लड़की के चाचा परेशान होकर बोले, किसे दूध पीना है, अभी भिजवाता हूँ। वर के चाचा खिसियानी हंसी हंसकर बोले, हद हो गई, हम कोई दूध पीते बच्चे हैं, आपकी समझ में कुछ नहीं आता। लड़की के चाचा ने दुखी होकर कहा, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बारात को शिकायत का मौका ना मिले। वर के चाचा विद्रूप से बोले, हम ही बेवकूफ़ हैं जो शिकायत कर रहे हैं, हमने सैकड़ों बारातें की हैं, कोई पहली बारात थोड़ा ही है। लड़की के चाचा हाथ जोड़कर बोले,
तो हुक्म करें, क्या व्यवस्था करूं। वर के चाचा वापस छत पर चढ़ गए, लंबी सांस छोड़कर बोले, क्या हुक्म करें, जब कोई व्यवस्था ही नहीं है तो हुक्म करके क्या करें। मंडली ने गमगीन मुद्रा में सिर लटका दिया। लड़की के चाचा के साथ उनके जीजा जी भी थे। वे समझदार तपे हुए आदमी थे। अपने साले का हाथ पकड़कर बोले, आप समझ नहीं रहे हैं, इधर आइए। फिर लड़के वालों से बोले, आप ठीक कह रहे हैं, व्यवस्था में कुछ खामी रह गई, हम अभी दुरुस्त कर देते हैं। सुनते ही लड़के वाले सीधे बैठ गए, जैसे मुर्दा शरीर में जान आ गई हो। लड़के के चाचा का तना चेहरा ढीला हो गया। जीजा जी अपने साले को खींचकर बरामदे में ले गए। वहां उन्होंने कुछ फुसफुसाया। साले साहब प्रतिवाद के स्वर में बोले, लेकिन हम तो 10 साल पहले गुरुजी के सामने छोड़ चुके हैं, हमारे तो पूरे परिवार में कोई हाथ नहीं लगाता। जीजा जी बोले, तुम्हें हाथ लगाने को कौन कह रहा है, तुम ठहरो, हम इंतजाम कर देते हैं। फिर वे बारातियों के सामने आकर बोले, आप निश्चित रहें, अभी व्यवस्था हो जाती है, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनते ही उखड़े हुए बाराती एकदम सभ्य और विनम्र हो गए। हाथ जोड़कर बोले, कोई बात नहीं, आप व्यवस्था कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आधे घंटे में व्यवस्था हो गई और बाराती सब शिकायतों को भूलकर व्यवस्था का सुख लेने में मशगूल हो गए। कुछ देर बाद फिर लड़की के चाचा बारातियों के हालचाल लेने उधर आए तो लड़के के चाचा ने कुर्सी से उठकर उन्हें गले से लगा लिया। उन्हें खड़े होने और बोलने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी भरे गले से बोले, ईमान से कहता हूं भाई साहब कि इतनी बढ़िया व्यवस्था हमने किसी शादी में नहीं देखी। बेवकूफ़ी में आपकी शान के खिलाफ कुछ बोल गया हूं तो माफ कीजिएगा। अब तो हमारी आपसे जिंदगी भर की रिश्तेदारी है। उनके आसपास गिलासों में डूबी मंडली में से आवाज आई, बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसी A1 व्यवस्था हमने किसी शादी में नहीं देखी। एक रचना और पढ़ूंगा। दूसरी रचना है नवाब साहब का पड़ोस। बड़े लोगों के पड़ोस में बसने के कुछ सुख होते हैं, कुछ दुख होते हैं, उसी पर मैंने लिखा है नवाब साहब का पड़ोस। मैंने उनके पड़ोस में बसने की गुस्ताखी करीब 1.5 साल पहले की थी। सुनता था कि वे किसी मशहूर नवाब खानदान के भटके हुए चिराग हैं। कभी कभार गेट के पास मिल जाने पर सलाम दुआ हो जाती थी, लेकिन आना जाना कतई नहीं था। उनके घर कई लोगों का आना जाना लगा रहता था। बहुत से कार वाले लोग आते थे। उनके पास भी एक पुरानी कार थी जो घंटों में स्टार्ट होती थी और जो रोज हमारे घर को धुएं और शोर से भर देती थी। मैं लिहाज में धुएं के घूंट पीता बैठा रहता था। एक दिन सवेरे सवेरे वे गेट खोलकर हमारे घर आ गए। मैंने उन्हें देखकर उलझन में पड़ गया, क्योंकि मैं अमूमन मामूली इंसानों से ताल्लुक़ रखता हूँ। सामंतों और ऊंचे लोगों से निभाव करने का मुझे अभ्यास नहीं है। उनके आने से मैं सपरिवार कृतार्थ हो गया। वे कुर्सी पर विराज कर बोले,
आपसे मिलने की तबीयत तो कई बार हुई, लेकिन आ ही नहीं सका। अजीब बात है कि हम 1.5 साल से पड़ोसी हैं और एक दूसरे को बाकायदा जानते भी नहीं। मैंने उन्हें चाय पेश की। वे चुस्कियां लेते हुए बोले, दरअसल मैं इस वक्त इसलिए आया था कि अचानक 2000 रुपये की ज़रूरत आ पड़ी है। वैसे तो बहुत रुपया आता जाता रहता है, लेकिन इस वक्त नहीं है। मैं उनके आने से अभिभूत था, लगा पैसा मांग कर वे मुझ पर इनायत कर रहे हैं। ऐसा होता है कि कोई बड़ा आदमी आपसे ऋण मांगने लगे तो आपको भी गर्व होता है कि चलो भाई हम इतने बड़े आदमी को पैसा दे रहे हैं। भीतर से पैसे लाकर मैंने उनके सामने रख दिए। वे पैसे जेब में रखते हुए बोले, दरअसल पान वाला और गोश्त वाला सवेरे सवेरे पैसों के लिए सर पर खड़े हो गए, इसलिए आपको तकलीफ देनी पड़ी। मैंने संकोच से कहा, कोई बात नहीं। वो बोले, हमारे यहाँ रोज 100-150 रुपए के पान आते हैं, गोश्त भी रोज 1.5 किलो आ जाता है, मेहमान आते हैं तो बढ़ भी जाता है, महीने 1.5 महीने में हिसाब होता है। फिर ठंडी सांस लेकर बोले, क्या ज़माना आ गया कि पान वाले और गोश्त वाले की हिम्मत पैसे मांगने के लिए हमारे घर आने की होने लगी। फिर व्यंग्य से हंसकर बोले, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में सब तरह के लोगों को सर पर बैठाना पड़ता है। मैंने सहानुभूति में सिर हिलाया, कहा, दुरुस्त फरमाते हैं। वे उठ खड़े हुए, बोले, अब इजाज़त चाहता हूँ, आप फिक्र मत कीजिएगा, पैसे जल्दी भेज दूंगा। मौके की बात है, वरना पैसे तो आते जाते रहते हैं। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। वे चले गए। मैं 2000 देकर भी खुश था। इतने इज्जतदार लोगों को कर्ज देने के मौके बार बार नहीं मिलते। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, लेकिन नवाब साहब के पास से पैसा लौटकर नहीं आया। जब 2 महीने बीत गए तो मेरे सब्र का पैमाना छलक उठा। एक शाम को हिम्मत जुटाकर उनके दौलत खाने में घुस गया। वे बरामदे में सब रोगों की दवा का गिलास लिए बैठे थे। बगल में पानदान रखा था और एक तरफ पीकदान। मुझे देखकर उन्होंने बड़े इत्तेफाक से स्वागत किया। गिलास की तरफ इशारा करके बोले, थोड़ी सी नोश फरमाएंगे? मैंने क्षमा मांगी तो हंसकर बोले, अपनी तो इससे पक्की दोस्ती है, इसके बिना शाम नहीं कटती। आप भी इससे दोस्ती कर लीजिए तो जिंदगी रंगीन हो जाएगी। मैंने हंसकर उनकी बात टाल दी। उन्होंने पॉलिटिक्स की बात शुरू कर दी। बोले, इन नेताओं को हुकूमत करना नहीं आता। हम जैसे खानदानी नवाबों से कुछ सीखते तो मुल्क का भला होता। हमारे तो खून में हुकूमत बैठी है। ये हमसे कुछ मशवरा लें तो आज के निज़ाम में खासा फर्क आ सकता है। मेरे जैसे सैकड़ों राजाओं नवाबों के काबिल वारिस बेकार बैठे हैं, लेकिन हमारी काबिलियत का इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। हमें क्या नुकसान तो मुल्क का हो रहा है। थोड़ी देर तक उनकी लंतरानी सुनने के बाद मैंने जी खड़ा करके कहा, नवाब साहब, वे पैसे मुझे मिल जाते तो मेहरबानी होती, मुझे ज़रूरत है। वे माथे पर बल देकर बोले, कौन से पैसे? मैंने हैरान होकर कहा, वही जो लेने आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए थे। वे उसी तरह बोले, वे रुपए मैंने आपको लौटाए नहीं। मैंने अपराध भाव से गिड़गिड़ा कर कहा, अभी नहीं लौटे नवाब साहब। वे गाल पर उंगली टिकाकर बोले, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। दरअसल मैं समझ रहा था कि मैंने लौटा दिए। 1 मिनट में हाजिर हुआ। वे उठकर कुछ अप्रसन्न भाव से भीतर चले गए। लौटकर बोले, माफ़ कीजिएगा, पैसे आए तो थे, लेकिन पिछले हफ्ते हमारे साले साहब फैमिली के साथ आ गए थे। उनके साथ शहर के लिए कार से पचमढ़ी चला गया था। काफ़ी पैसा खर्च हो गया। 2-3 दिन में भिजवा देता हूँ। मैं चलने लगा तो वे बोले,
दरअसल मैं शाम को किसी से लेन देन की बात करना पसंद नहीं करता, पीने का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। मैं उनसे बार बार माफ़ी मांगकर अपराधी की तरह लौट गया। 2-3 दिन की जगह 3 महीने गुजर गए। नवाब साहब के घर से खाने की खुशबू और कार का धुआं आता रहा, लेकिन पैसे नहीं आए। आखिरकार एक बार फिर बेशर्मी की चादर ओढ़कर उनके हुजूर में हाजिर हो गया। इस बार थोड़ा जल्दी गया ताकि उनके सुरूर में खलल ना पड़े। वे बेगम के साथ बैठे चौपड़ खेल रहे थे। मुझे देखकर बेगम अंदर तशरीफ ले गईं। नवाब साहब पहले की तरह जोश से मुझसे मिले। बोले, आप तो ईद के चांद हो गए, मुद्दत के बाद मुलाकात हो रही है। फिर वे मुझे बताने लगे कि कैसे उनसे मिलने एक मिनिस्टर साहब आए थे जिनके दादा उनके दादा जान के यहाँ बावर्ची हुआ करते थे। बोले, अब भी बहुत इज्जत से पेश आता है भाई, वो इंडिया का प्रेसिडेंट हो जाए फिर भी हम ही रहेंगे और वो वही रहेगा। वे एक शिकार का किस्सा शुरू करने जा रहे थे कि मैंने बीच में कहा, माफ़ कीजिएगा नवाब साहब, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मैं अपने पैसों के बारे में आया था, आपने फरमाया था कि 2-3 दिन में पहुँच जाएंगे। नवाब साहब ने पहले तो ओह कहकर माथे पर हाथ मारा, जैसे मेरी रकम भूल जाने का उन्हें अफसोस हो। फिर पहले की तरह 1 मिनट कहकर भीतर गुम हो गए। लौट कर बोले, आप 1 घंटे पहले आ जाते तो दे देता, अब तो गड़बड़ हो गया, पैसा आते ही लेनदार सूंघते हुए आ जाते हैं। आप चलिए, मैं कल तक कुछ इंतज़ाम करता हूँ। चलने लगा तो उन्होंने हंसकर टिप्पणी की, आपका दिल पैसों में कुछ ज़्यादा ही रहता है, पैसा तो हाथ का मैल है, ज़िंदगी का लुत्फ़ लीजिए, कुछ हमसे सीखिए। मैंने कहा, कोशिश करूँगा। तो उस दिन सारी शाम दिमाग ख़राब रहा। जब 1 हफ्ते तक नवाब साहब का कल नहीं आया तो इस बार गुस्से में फिर उनके घर जा धमका। वे बालों और मूँछों में खिजाब लगाए कुछ चिंतित से बैठे थे। मुझे देखकर आधा उठकर हाथ मिलाया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही बोले, बड़ा ख़राब ज़माना आ गया है, आज शराब के लिए आदमी भेजा तो गुस्ताख शराब वाले ने कहवा भेजा कि पहले पिछला उधार चुका दो, फिर आगे शराब मिलेगी। आदमी की कोई कद्र कोई इज्जत ही नहीं रह गई, पैसा ही सब कुछ है। पुराना ज़माना होता तो मैंने उनकी बात काट कर कहा, आपने दूसरे दिन पैसा भेजने को कहा था, तब से इंतज़ार ही कर रहा हूँ। वे गुस्से में हाथ नचाकर बोले, हद हो गई, मैं इस फिक्र में परेशान हूँ कि मेरी आज की शाम कैसे गुजरेगी और आपको अपना पैसा दिख रहा है, खूब पड़ोसी हैं आप, रुकिए मैं अभी आता हूँ। वे भीतर चले गए। भीतर कुछ देर मियाँ बीवी में ज़ोर से बात करने की आवाज़ें आती रहीं। फिर वे गुस्से में वो बिगाड़े बाहर निकले। मेज़ पर कुछ नोट रखकर बोले, ये लीजिए 1000 रुपये हैं, अपना कलेजा ठंडा कर लीजिए और मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए। उधर बेगम है कि एक पैसे के लिए झिकझिक करती हैं और इधर आप जैसे लोग सूदखोरों की तरह पीछे पड़े रहते हैं। मैंने उठते हुए पूछा, बाकी? वे हाथ हिलाते हुए बोले, बाकी भी मिल जाएंगे, थोड़ा सब्र रखना सीखिए, हम ख़ानदानी लोग हैं, आपका पैसा लेकर भाग नहीं जाएंगे। अब मेहरबानी करके पैसों का तकाजा करने के लिए तशरीफ़ मत लाइएगा, हम खुद भिजवा देंगे। तब से फिर 1 महीना गुजर गया है और नवाब साहब के घर से खुशबुओं के अलावा कुछ नहीं आया। अब फिर किसी दिन मेरा दिमाग ख़राब होगा और नवाब साहब की शाम ख़राब करने के लिए उनके दौलत खाने पर जा धमकूँगा। धन्यवाद। खतरनाक होते हैं वेंकार, कब आप सामने उनके खड़े हुए हों और कब किरदार में ढल के उनकी किसी रचना के पात्र बन जाएं, बड़ा खतरा रहता है। परसाई जी लिखते थे, नाले के उस पार से वो सज्जन अक्सर मिलने आते थे, नाले के उस पार के सारे लोगों की सांसें रुक जाती थी। हम में से पता नहीं किसके बारे में क्या लिख दिया। एक बड़ा कठिन और बड़ा दुरूह और बड़ा अदृश्य एक्सरे इनके पास होता है। ये कब कहाँ आपके चरित्र की छुपी दबी कौन सी चीज़ निकाल दें और कब बड़ी मुलायमियत से आप ही को पहना दें, पता ही नहीं चल पाता। इस सत्र की इतनी गरिमामय, इतनी शानदार शुरुआत करने के लिए आप दोनों रचना धर्मियों का हम हृदय से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय पलाश सुरजन जी से निवेदन करूंगा
कि कृपया वो यहाँ आए और शॉल और शीफल से हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। जी, शॉल, शीफल और स्मृति चिन्ह, स्नेह चिन्ह। सर थोड़ा सा ऐसे, पलाइए। सर थोड़ा सा उस तरफ से ऐसे आगे जा, आगे थैंक यू। और ये स्मृति चिन्ह। हार्दिक धन्यवाद करता हूं इस सत्र के लिए और आहार आमंत्रण के लिए लघुपत्र यानी टोकन आप सब, आप लोगों से निवेदन है कि आहार की व्यवस्था इसके बाद हम लोग अपने अगले सत्र में 3 बजे ओपन माइक, पुस्तक का विमोचन, पुस्तक पर चर्चा, उसके बाद बहुप्रतीक्षित काव्य संध्या के लिए फिर मिल रहे हैं 3 बजे।